नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैसे वाराह अवतार, भगवान विष्णु का वाराह अवतार का जो इंसिडेंट था, जो इवेंट था, वो कैसे आईआईटी एडवांस के कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता है, या यूँ कहूँ तो हमारे सनातन धर्म की वैदिक चीज़ें संपूर्ण आज के जो जेईई एडवांस के कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर आज के जो भी फिज़िक्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, केमिस्ट्री है, या मीन आज की जो भी पढ़ाई है, वो सारे कुछ मिलते-जुलते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वही बेस है हमारे इतिहासों से। सबसे पहले तो ये है कि आप सबसे इन सारी चीज़ों को माइथोलॉजी कहना दीजिए, क्योंकि माइथोलॉजी का मतलब क्या है वो आप सब जानते हो, लेकिन शायद पूरी तरीके से नहीं जानते। माइथोलॉजी का मतलब है मिथ, इसका हिंदी में अर्थ है मिथ्या, मिथ्या विलाप। वाराह अवतार की जो कॉन्सेप्ट थे, आई मीन जो इवेंट था, उस इवेंट में क्या हुआ था, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये इवेंट कब हुआ। वाराह अवतार की घटना आज से तकरीबन 1 लाख या 2 लाख या उससे भी ज़्यादा पुरानी हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे वेद को काफ़ी ज़्यादा बदलने की कोशिश की गई थी। 17वीं से 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी चाल चली, डिवाइड एंड रूल। इनके दौरान उन्होंने सबसे पहले हमारे वैदिक ग्रंथ, हमारे सारे पुराण में मिलावट किया। मिलावट के दरमियान में हमें ये बताया गया हमारी जो भी वैदिक आइडियोलॉजी थी, जो कि हम जीवन से फॉलो करते आ रहे थे, उस जीवन से फॉलो करते आ रहे थे, जिनके बिना इंसानी जीवन संभव ही नहीं। उन्होंने बता दिया कि 5000 वर्ष पूर्व है, इससे पहले ना तो कुछ हुआ। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री के किताबों में ही बस इतना ही मेंशन किया गया है कि पोस्ट वैदिक काल जो कि शुरू होता है मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन को खत्म है, यानी कि इनके हिसाब से हमारे देश में सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और जितने भी सारे हैं वो थे ही नहीं। और इनसे भी पहले मगध नरेश जरासंध और भी जितने भी सारे काशी कामपिल्ले और जितने भी भारत के लगभग पुराने आज से 6000 वर्ष 10,000 वर्ष पहले हमारी संस्कृति क्या थी, वैदिक संस्कृति क्या थी, राजाएं कौन थे, क्या 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 किंगडम्स, माहिष्मती साम्राज्य था कि नहीं था, इन सारी चीज, इन सभी के लिए ये मिथ्या है ना, इसीलिए माइथोलॉजी के लिए। क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, तो आपके अंदर वही सुपर ह्यूमन ह्यूमैनिटी और वो सारी चीज जाग जाएंगी। तो 17 लाख साल पहले की बात है, जब उस समय सतयुग था। उस सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 राक्षस हुआ करते थे सतयुग में। उस समय ये जो 2 असुर थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दोनों ने ब्रह्मदेव से आशीर्वाद ले लिया था कि उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हिरण्याक्ष छोटा था, हिरण्यकश्यप बड़ा था। हिरण्याक्ष काफी ज्यादा उत्पात मचाने लगा, पृथ्वी पर भी जाकर। तो उसने एक दिन ऐसा सोचा, क्यों ना मैं संपूर्ण पृथ्वी को ही उसके कक्ष से उठा करके किसी ऐसे जगह ला जाकर छुपा दूं जहां पे संपूर्ण सृष्टि में त्राहिमाम हो जाए। क्योंकि उसके परम शत्रु, वो अपने परम शत्रु श्री नारायण को मानता था, भगवान श्री हरि नारायण। अब उसने क्या किया, उसने एक ऐसा इमेंस ऑफ फोर्स डेवलप किया, जो आप इमेजिन करना, अर्थ के ऑर्बिट से अर्थ को उठाना, ये अनइमेजिनेबल लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा हुआ था। उसने अर्थ को अर्थ के ऑर्बिट से उठा करके ले जा करके सोलर सिस्टम, या फिर यूं कह सकते हैं कि किसी ऐसे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम जो कि हमारे सोलर सिस्टम से 100 टाइम्स लाइट ईयर्स बड़े ऐसे सोलर सिस्टम में ले जाके छुपा दिया, जहाँ पे अर्थ, हमारी अर्थ एक सरसों के दाने, सरसों का या फिर एक मटर के दाने जितना छोटा, उसमें ले जा करके उसने वाटर में छुपा दिया। या ये भी हो सकता है कि उसने अर्थ को एक ऐसे क्लस्टर, एक ऐसे वाटर क्लस्टर में ले जा करके स्टार क्लस्टर में छुपा दिया, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी था। तभी तो कहते हैं कि वाराह अवतार ने समुद्र में जा करके उस हिरण्याक्ष का वध किया था। अब ये समझते हैं कि हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान श्री नारायण ने आखिर वाराह अवतार, वाइल्ड बोर, लाइफ कहाँ थी, क्योंकि पृथ्वी पे तो लाइफ थी। लेकिन अब थोड़ी सी बात यह है कि किसी अगर चीज़ को हम उठाएंगे उसकी जगह से, मिल जाएगा तो पूरा सिस्टम नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी उस बॉल अर्थात उस अर्थ को कम से कम प्रिजर्व करना था, उसके ले जाकर उस ऑर्बिट में रखना था। अगर ऐसा नहीं करते तो संपूर्ण सोलर सिस्टम नाश हो जाता। आप समझते हैं कैसे? अब समझते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ईजी।
Eg, where is equal to Fg by m naught. M naught is the test mass, where Fg is the force of gravitation, which is equal to Gm m into r square divided by r square. Sorry, Gm m1 into m2 by r square, where m is the mass of one object, m2 is the mass of another object, divided by r square, where f is inversely proportional to r square. मतलब ये कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट में बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, घटेगी, और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्लोज आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी. अब इसे कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू प्लैनेट्स और टू हेवनली ऑब्जेक्ट्स. ये तो आपने 8, 9, 10 में पढ़ा है. अब लेकिन इस चीज़ को समझते हैं 11th के ग्रेविटेशनल हैवी कॉन्सेप्ट से. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मैंने तो आपको बता ही दी क्या थी. m naught is considered to be the earth and the system of mass considered to be the sun. अब इसको समझो. अगर आपने डायग्राम को अच्छे तरीके से देखा है, ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से 11th क्लास में पढ़े होंगे, ऐसी बात नहीं, तो उसमें दिया गया है कि एक हमारे पास एक बड़ा मास ऑफ सिस्टम है और एक टेस्ट मास और एक बड़ा मास. इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो इस चीज़ को रिलेट करो. वो टेस्ट मास m naught को समझो तुम अर्थ, और वो बड़े से मास को समझो तुम सन. अब सन और अर्थ के बीच में कहीं ना कहीं एक ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी तो लग रही है. साथ साथ में दो अलग m naughts को कंसिडर करो, क्योंकि हमारे पास मरकरी है, हमारे पास वीनस है, क्योंकि इन दोनों को भी बैलेंस करना है. तो इमेजिन ये करना है कि आपको ये जो m naught है और एक और m naught, एक और m naught, यानी 3 m naught है, अर्थ, मार्स एंड वीनस. यस, अर्थ m naught 1 अर्थ, m naught 2 वीनस, m naught 3 मरकरी, और वो सिस्टम. लेकिन सिर्फ हम एक m naught को कंसिडर करेंगे. अब क्या है कि इस चीज़ को तुम इक्वेशन से समझो. Eg इज इक्वल टू Fg बाई m naught. अब ग्रेविटेशनल फील्ड वैल्यू को अगर निकालते हैं तो Fg इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे हम दोनों मास को इक्वली ट्रीट करेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. अब समझो ध्यान से. वेयर फाइनली Eg इज इक्वल टू Gm बाई r स्क्वायर. और वेक्टर फॉर्म में जानना है तो Gm बाई r स्क्वायर इनटू माइनस ऑफ r कैप का डेफिनेशन आपको पता है, वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा, ये मैंने बताया. तो ये चीज़ें थी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कांस्टेंट. मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी आपको क्यों बता रहा हूँ. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको समझ में आए वो चीज़ है. क्योंकि एक प्लैनेट और एक दूसरा प्लैनेट, दो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी लगा रही है. जब एक बड़े मास एक छोटे टेस्ट मास पे लगा सकती है, तो दो अलग अलग एक सेम साइज के मास पे बिल्कुल लगाएगी. अब इन चीज़ों को अच्छे से अगर समझना है तो इस चीज़ को एटॉमिक लेवल पे समझते हैं. देखिए ये फिगर ध्यान से देखिए. इस फिगर में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का सेल है, एक सेल है एटॉमिक हाइड्रोजन का. इस एटॉमिक हाइड्रोजन में आपने लोगों ने देख रहे हो, ध्यान से देख रहे होगे, N1 N2 N3 और इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स हैं. इसमें होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, वो एनर्जी रिलीज करता है Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू En2 माइनस En1, वेयर N2 इज ग्रेटर दैन N2 इज ग्रेटर दैन N1. अब थोड़ा ये समझते हैं कि क्या है इस चीज़ में और क्या नहीं. तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी एक ऑर्बिट में से भी एक इलेक्ट्रॉन, मान लो कि किसी भी तरीके से उस चीज़ को हम निकाल लें, इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी तरीके से वहाँ से निकाल लें, तो क्या होगा. तो वो कंप्लीट सेल है उसमें इम्बैलेंसमेंट डेवलप जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. अब उस इम्बैलेंसमेंट को बैलेंस करने के लिए जितने भी हायर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने फील्ड ऑफ इंटेंसिटी से कुछ समय के लिए उस सेल के बैलेंस को बनाने में सहायता कर सकते हैं. वेयर, अब ये समझो कि कैसे. वे Hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू En2 माइनस En1. तो ये क्या है, अब इस चीज को समझो. Hc, वेयर इज द प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second. C is the speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Lambda is of course the wavelength between two of the orbits where the electrons are revolving around that nucleus. अब ये समझते हैं कि क्या होगा. तो कुछ समय के लिए, शेष समय के लिए वो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो उतने देर के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए, वो जो जितने भी हाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी फील्ड ऑफ एनर्जी से वो उसमें बैलेंस, सेल को बैलेंस करने में
मदद करें, लेकिन कब तक? एक लिमिटेड टाइम तक। अगर लिमिटेड टाइम से बाहर हो जाती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जस्ट लाइक इन द केस ऑफ दिस सोलर सिस्टम, वहां पे क्या हुआ था कि जैसे ही हिरण्याक्ष ने अर्थ के ऑर्बिट से जब उठा करके किसी और स्टार क्लस्टर वाटर में ले जाके छुपा दिया, तो हुआ क्या कि हमारे सोलर सिस्टम में इम्बैलेंसमेंट जनरेट होना चालू हो गया। तो इम्बैलेंसमेंट को बैलेंस करने के लिए जितने भी बड़े प्लैनेट्स हैं, जोवियन प्लैनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन सारे ने अपने अपने ग्रेविटेशनल फील्ड, इसीलिए मैंने आपको ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी समझाया है, यानी Eg इज इक्वल टू Gm/r²। इसके इस इक्वेशन के जरिए इन्होंने अपने उस खाली ऑर्बिट में किसी भी प्रकार कुछ शेष समय के लिए अपने ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी से सोलर सिस्टम को बैलेंस करने के लिए कुछ देर तक ही सही बैलेंस किया। लेकिन उतने ही देर में वारा अवतार अर्थात विष्णु भगवान का वारा अवतार को हिरण्याक्ष का वध करना था और अर्थ को वापस से उस ऑर्बिट में, सोलर सिस्टम के उस ऑर्बिट में जहां पे वो पहले से था, उसको एग्जिस्टेंस में लाना था। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा सोलर सिस्टम तबाह हो जाता। यही था IIT एडवांस का कॉन्सेप्ट इनटू सनातन धर्म। सनातन धर्म हमेशा से ही विज्ञान के से परे है। मैं यही कहूंगा कि विज्ञान से परे क्या है? क्वांटम एक ऐसी चीजें हैं जो कि विज्ञान से उस चीज को लेके जाती है। जैसे कि 17th ऑफ सेंचुरी में मॉडर्न फिजिक्स उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे बैक टू द 19, 20 एंड 21 सेंचुरी मॉडर्न फिजिक्स धीरे धीरे अपडेवलपमेंट होती गई है। वहीं पे मैकेनिक्स कहीं पीछे छूट गई है और मॉडर्न फिजिक्स कहीं गुना आगे जा रही है। तो यही सारी चीजें थी। तो सनातन धर्म को मैं एक तरीके से मैं धर्म के ना रूप में देख करके मैं इसे विज्ञान से जोड़ता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा इसमें वैज्ञानिक है। इसमें हर चीज़, हमारा प्राणायाम होना, हमारा योग होना, हमारे हर चीज़ को, हमारा चाहे टीका लगाना, हमारा चाहे हर चीज़ को यूज़ करना, एक उसके पीछे एक साइंस है। हर चीज़ के पीछे एक साइंस है। लेकिन इस चीज़ को आज धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। तो मैं आपको यही रिमाइंड करूँगा, प्रैक्टिस डेली योग करो, प्राणायाम करो, ये आपके लिए सही रहेगा ताकि आप इस चीज़ को समझें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब दिस चैनल